बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है और पूरी दुनिया इस वक्त जंग की लपेट में है। और आपने देखा कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया और उसके बाद पूरी दुनिया में एक टेंशन है और इजराइल इस वक्त बदले की आग में जल रहा है। एक सेहूनी रियासत, नाजायज रियासत किस तरह से पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना चाहती है, वो सारी सूरत हाल जनाब आपके सामने है। तो कुछ इंतहाई खतरनाक खबरें जो इस वक्त सामने आ रही हैं, जिसने जनाब एटमी जंग के जो सायरन हैं वो बजा दिए हैं, यानी कि न्यूक्लियर जंग शुरू होने जा रही है। ये मैं नहीं कर रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा दावा उस शख्स की जानिब से सामने आया है जिसकी जेब में मुसाद के चीफ, इसराइल के आर्मी चीफ और तमाम जो उनके थिंक टैंक्स हैं जो जनाब पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, उनकी जानिब से ये दावा सामने आ चुका है कि एक बहुत बड़े जंग का जो है वो अलार्म बजना शुरू हो चुका है और लाखों लोग इसराइल छोड़ रहे हैं और एयरपोर्ट्स पर रश लग चुका है, इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। ये मामला क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त सूरत हाल किस जानिब जा रही है और इसराइल में क्या ऐसा होने वाला है कि लाखों लोग जो हैं वो एयरपोर्ट का रुख करना शुरू हो गए हैं। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को यहाँ पर दाद देना पड़ेगी। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, जो पॉलिटिकल टेंशन है, वो एक तरफ है, उसमें आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब आप दुनिया की बात करेंगे तो पाक फौज और हम जो हैं वो एक हैं और हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े होंगे। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने यहाँ पर कमाल कर दिया है और पाक फौज ने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। ये सरप्राइज क्या है? और पाकिस्तान बिल आखिर, पाक फौज बिल आखिर अब ईरान की मदद को आन पहुंची है। यहाँ तरीन तफसीलात जनाब मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आपने सूरत हाल देखी और हमने भी आपको रिपोर्ट किया कि इसराइल पर जो है वो ईरान ने 200 से ज़ायद ड्रोन्स अटैक कर दिए हैं। और उसके बाद आपने देखा कि अमेरिका ने G6 कंट्रीज का इजलास बुला लिया और उन्होंने कहा कि हम उस पर फैसला ये करेंगे कि हमने ईरान पर किस नौयत का हमला करना है। तो ये अमेरिका समेत तमाम तर ममालिक के साथ इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। सऊदी अरब ने भी यहाँ पर जो है वो मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए रखी और फिर ईरान ईरान ने जो हमला किया इसराइल पर, उसकी उन्होंने मजम्मत कर दी। यानी कि अरब ममालिक यहाँ पर कहाँ पर खड़े हैं वो आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि अपने मफादात की खातिर अरब ममालिक ने जो है वो यहाँ पर बेशर्मी की हर हद पार करती है। मोहम्मद बिन सलमान ऑलरेडी इसराइल का दौरा भी कर चुके हैं, सेक्रेट दौरा। और नेतन्याहू सऊदी अरब के जो नया शहर बन रहा है, नयोम शहर, जो इसराइल के बिल्कुल करीब है और बिल्कुल समंदर के करीब बनता है, तो वहाँ पर उन्होंने पहला कदम भी रखा। और नयोम शहर जो सऊदी अरब में बनाया जा रहा है वो इसराइल की मदद से बनाया जा रहा है। वो एक आर्टिफिशियल तर्ज का शहर है जहाँ पर आम इंसान नहीं बसेंगे, वहाँ पर रोबोटिक लोग वहाँ पर होंगे, वहाँ पर जहाँ हर तरह के बीच क्लब्स बनाए जा रहे हैं। तो सऊदी अरब भी इसराइल की गोद में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहे हैं। ये आज से नहीं है, बल्कि पिछले 3-4 सालों से सऊदी अरब ने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर लिया और अपनी जो वो उनकी इकोनॉमी है उसको पेट्रोल फ्री बनाना चाहते हैं। ज़ाहिर है अब दुनिया से पेट्रोल यानी कि इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रहे हैं, हर चीज़ इलेक्ट्रिकल हो रही है और पेट्रोल फ्री इसको करना चाहते हैं। तो फिर उस सूरत हाल में इसराइल और अमेरिका की गोद में इनको जाना पड़ना था। तो अब जनाब ये आपने देखा कि ईरान ने फिर धमकी दी कि अगर कोई भी मुल्क इस जंग के अंदर इसराइल की मदद करेगा, कोई भी इस्लामी मुल्क, और वो अपनी फजाई हदूद इसराइल को इस्तेमाल करने देगा, फिर हम उनके ऊपर हमला करेंगे और उनको जो है वो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने बड़ी खुल्लम खुला धमकी दे दी और तुर्की ने फिर जनाब फौरी तौर पर जो है वो ईरान की मदद का ऐलान कर दिया। अफगान तालिबान खुलकर खेल रहे हैं। तो अब पाकिस्तान की जानिब से जो हमारी फॉरेन जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने कोई तगड़ा अभियान जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इस सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते और शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ारत खारजा के अंदर होते, आप अंदाजा लगाएं कि ईरान इसराइल पर हमला करता और इमरान खान साहब पर कितना दबाव था। अरब ममालिक ने दबाव डाला, सऊदी अरब ने दबाव डाला कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें और हम भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत गिरा दी, लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की, उसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, उसने अमेरिका का जो है वो उसकी गौद में नहीं किया, ना अपने ज़मीन का सौदा किया और ना ही जनाब वो उसने भारत के साथ हाथ मिलाया। बहुत दबाव इमरान खान साहब के ऊपर डाला गया था। आप अंदाजा ये लगाएं कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत होती इस सूरत हाल के अंदर, हम ईरान के साथ मांगे दौल
کھڑے ہوتے ہیں. یہ تمام پاکستانی جو ہیں اپنا گلہ شکوہ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے یا ہماری حکومت سے, لیکن اب جب یہ شہباز شریف کی حکومت فلاپ ہو چکی ہے, جب جناب اسحاق ڈار لاپتہ ہیں, اور کل آپ نے دیکھا کہ جو پریس ریلیز سامنے آیا ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا, اس دن ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نہ تو جناب وہ فارن منسٹری کے اندر گئے, نہ انہوں نے کوئی بریفنگ لی, نہ انہوں نے کوئی جناب ملاقات کی, نہ ایران سے رابطہ کیا, اور نہ ہی کسی اور ملک سے انہوں نے رابطہ کیا, نہ ہی جنگ بندی کی درخواست کی. یعنی کہ اتنی سنسیریٹی ہمارے ملک کے ساتھ ہے کہ اسحاق ڈار ساتھ کر کیا رہے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر پاک فوج کو سامنے آنا پڑا ہے, اس صورتحال کے اندر جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو سامنے آنا پڑا ہے. میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب غائب ہو چکے ہیں اس صورتحال کے اندر. اب پاکستان تحریک انصاف بھی اس جنگ کے اندر کود چکی ہے. پاک فوج اور عمران خان صاحب کا چوری دامن کا ساتھ تھا, انشاءاللہ پھر کبھی وقت آ جائے گا, ون پیج پھر آ جائے گا. یہ صورتحال تو چلتی رہتی ہے. تو خیر جناب یہ خبر آپ کے سامنے میں بات میں رکھتا ہوں, لیکن جناب اس وقت ایٹمی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. یہ ایک بڑے خطرے کے سائرن بجنا شروع ہوئے ہیں اور لاکھوں لوگ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. انہوں نے ایئرپورٹس کا رخ کر لیا ہے. جناب جو اسرائیل کے جو صحافی ہیں رونن بینجامن, یہ جناب ایسے ہیں جیسے پاورفل جرنلسٹ ہیں, ایک بہت تگڑے جرنلسٹ ہیں پوری دنیا کے اندر, اور جناب ان کی ایک فون کال کے اوپر موساد کے چیف, آرمی چیف, ان کے وزیر اعظم نیتن یاہو, ان سے وہ رابطے میں رہتے ہیں. ہر میٹنگ کی ان کے پاس منٹس موجود ہوتے ہیں, ہر میٹنگ کی اندرونی احوال ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑا خطرناک دعویٰ کر دیا. رونن بینجامن کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے ایران کے حوالے سے, اسرائیل میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں اسرائیلی پرائم منسٹر باقی تمام تھنک ٹینکس جو اسرائیل کے ہیں وہ اس کے میٹنگ میں اندر موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ میٹنگ لائیو ہو جائے, اگر اس میٹنگ کے منٹ سامنے آ جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا ہے, تو 40 لاکھ اسرائیلی ملک چھوڑ کر چلے جائیں. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا ہے تو 40 لاکھ اسرائیلی ملک چھوڑ کر چلے جائیں. اس قدر خطرناک اور خوفناک ترین صورتحال پیدا ہو چکی ہے. یعنی کہ اب صورتحال کا جائزہ یہ لیں کہ 90 لاکھ اسرائیلی موجود ہیں, اور 90 لاکھ میں سے تقریباً 20-25 لاکھ پہلے ہی اسرائیل لوگ وہ چھوڑ چکے ہیں جب حماس کے ساتھ اور فلسطین میں جو جنگ لڑ رہی ہے ابھی بھی چل رہی ہے صورتحال, اور اس جنگ کے اندر 25 لاکھ اسرائیلی چھوڑ کے چلے گئے ملک کو, اور اب یہاں پر 75 لاکھ باقی ہیں. اور ان 75 لاکھ میں سے اگر 40 لاکھ اسرائیلی ملک چھوڑ کر چلے گئے تو آپ اندازہ لگائیں اس ڈاکٹرز, انجینئرز اسرائیل کی کیا حالت رہے گی. یعنی کہ جو نیتن یاہو ہیں انہوں نے یہ جو ہے وہ ایک بہت گھرونا قدم اٹھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. اس میٹنگ کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں, یعنی کہ ان کی جو جنگی کابینہ ہے اس کی کل بھی میٹنگ ہوئی تھی, تو اب وہ ایک نئی ان سے اوپر جو تھنک ٹینک ہے اب دائرہ اس کے فیصلے ایگزیکیوٹ ہونے ہوتے ہیں. اور اسرائیل آپ کو پتا کہ یہ جو صہیونی ریاست ہے, ناجائز ریاست, یہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے مڈل ایسٹ کے اندر بھی انہوں نے ایک بہت خطرناک قسم کا جو ہے وہ اپنا سسٹم جو لگا دیا ہے, اور وہاں سے یہ پوری دنیا کو کنٹرول بھی کرتے ہیں. یہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنے پہنچ بنانا چاہتے ہیں. یہ سعودی عرب, ایران, تمام ممالک جو ہیں وہ یہاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک جو ہے وہ دجالی فتنہ آپ اس کو کہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا. تو اب یہ ہوا کیا ہے, وجہ کیا بنی ہے, کیا اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا, وجہ کیا ہو سکتی ہے, یہ ایک بہت اہم ترین سوال ہے. جب وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے, یا تو اس میٹنگ کے اندر اسرائیل نے ایٹمی حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا, یعنی کہ اس کے علاوہ تو کوئی آپ کو وجہ نظر نہیں آتی کہ آپ ایک ڈرون حملے سے 40 لاکھ اسرائیلی جو ہے ملک چھوڑ کر چلے جائیں, یا ایک اٹیک سے ایک آپ 40 لاکھ اسرائیلی ملک چھوڑ کر چلے جائیں. ایسے پاکستان اور بھارت کی کئی جنگیں ہو چکی ہیں, 1965 ہوا, 1971 ہوا, کارگل ہوا. چلے آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں, آپ عمران خان صاحب کے دور میں چلے جائیں کہ ہم نے جب بھارت کے 2 جہاز مار گرائے تھے, ہم نے ان کا پائلٹ پکڑ لیا تھا, اس وقت بھی یہ صورتحال ہمارے ایئرپورٹس پر نہیں بنی تھی. اور اب جو اسرائیل کے اندر صورتحال بن گئی ہے کہ ایران کے اندر جشن منائے جا رہے ہیں, اور اسرائیل جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم نے ایٹمی حملہ کرنا ہے, یا پھر ایٹمی حملہ کرنا ہے, یا پھر ایران ان پر ایٹمی حملہ کرنے جا رہے ہیں. ایران نے بھی دھمکی دی کہ اگر اسرائیل نے ہمیں ریٹیلیٹ کیا پھر ہم وہ جواب دیں گے, اور جو ہم نے ان پر حملہ کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک حملہ ہم دوبارہ اسرائیل کے اوپر کر دیں گے. یہ جناب ایران نے کھلم کھلا دھمکی دے دی ہے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اس جنگ کے اندر شریک بنتا ہے ہم ان کے ایئر بیسز کو ٹارگٹ کریں گے, ہم ان کے ہوائی اڈے بھی اڑا دیں گے, اور اگر کوئی اور ملک اس جنگ کے اندر جاتا ہے ہم اس کو بھی ٹارگٹ کریں گے. ایران کے پاس بھی نیوکس جو ہیں وہ خفیہ طور پر موجود ہیں. اسرائیل آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس دنیا کا سب سے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپڈیٹڈ ویپنز ہیں, ان کے پاس ہر طرح کا ہتھیار موجود ہے. تو وہ بھی اب کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ میدان کے اندر ہار ہے. تو اسرائیل تو حملہ کرے گا, یہ تو پتھر پر لکیر ہے, وہ ریٹیلیٹ کرے گا. وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے, ہم حملہ کریں گے, ہم تیار ہیں, اور ہم کسی وقت اور مؤثر جواب دیں گے. تو اگر اسرائیل ایران پر دوبارہ حملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایران پھر بھی ان پر حملہ کرے گا, اور یہ جنگ اب خطرناک صورتحال اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. اگر یہ جنگ بندی نہ ہوئی تو پھر یہ حالات کسی اور جانب جو ہیں وہ چلے جائیں گے, اور حالات ایٹمی جنگ کی طرف جائیں گے. اور یہاں پر اپوزیشن لیڈر جو ہیں اسرائیل کے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر نیتن یاہو کی حکومت کا تختہ نہ الٹا گیا,
اگر नेतन्याहू की हुकूमत का तख्ता जनाब ना उल्टा गया तो हम सब कुछ खो देंगे। ये जनाब इसराइल के अपोजिशन लीडर जो हैं उन्होंने ये बात कर दी है कि ये इतनी जो है वो सूरत हाल घिनौनी है। उनके जो रोनन बेंजामिन जो उनके वहाँ के सबसे ताकतवर जर्नलिस्ट हैं वो भी यही दावा कर रहे हैं, इसराइली अपोजिशन लीडर भी यही बात कर रहे हैं, यानी कि अब कुछ बड़े खतरे के सायरन जो हैं बजना जनाब शुरू हो चुके हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो अरब ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे, पाकिस्तानी कौम जो है वो ये शिकवा कर रहे थे, जनाब इमरान खान साहब होते तो हमारा जवाब कुछ और होता। तो आज बाकायदा तौर पर जनाब पाक फौज जो है वो मैदान के अंदर आई है और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो अपना रद्द-ए-अमल जारी कर दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दफ्तर खारजा का बयान नहायत कमजोर और गैर मौसर और नाकाफी करार दे दिया है। तर्जमान पीटीआई ने कहा कि इक़्तिदार पर काबिज हुकूमत मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर कौम की तर्जमानी करने में नाकाम रही है, यानी कि पीटीआई जो है वो जंग के अंदर ईरान के साथ खड़ी हुई है। हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात इमरान खान साहब के थे और फिर जो हमारे दफ्तर खारजा से बयान जारी हुआ वो इंतहाई जो है वो नाक़िस बयान था, वो इनकम्प्लीट बयान था और उस तरह से तर्जुमानी पाकिस्तान की नहीं हो रही जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब करते रहे फिर कोई और वज़ीर ख़ारजा इसमें पाकिस्तान में करते रहे। तो अब ये उन्होंने जनाब अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि अवामी मैंडेट पर खुले डाके के नतीजे में इक़्तिदार पर काबिज हुकूमत जो है वो हालिया तसादुम पर कौमी अमंगों की तर्जमानी करने में नाकाम रही है। हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज से मज़म्मत करते हैं और कौमी अमंगों के अमीन कायद नाहक अडयाला जेल में कैद किए जाने की बजाय अवामी मैंडेट की रोशनी में कौमी क़यादत के मनसब पर फाइज होता तो कौम के साथ मुस्लिम उम्मा को दरकार क़यादत फराहम करते। बेगुनाह औरतों, बच्चों और खुली नाकामी नहायत अफसोसनाक है। किबला अव्वल पर नाजायज तौर पर काबिज और जारे रियासत पर पाकिस्तान का कौमी मौक़िफ़ जनाब कायदतन के वज़ाए करदा उसूलों पर इस्तवार है। अवामी मैंडेट रोंद कर पिछले 2 सालों से बिल अमूम और 8 फरवरी के बाद से बिलखुसूस इक़्तिदार पर वो लोग काबिज हैं जो काबिज रियासत के हवाले से नहायत मशकूक किरदार और एजेंडे के हामिल हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि जो काबिज रियासत है, जो मशकूक रियासत है, नाजायज रियासत इसराइल है, ये उन पर खुला तनकीद नहीं कर रहे। हमारे ग्राउंड्स के ऊपर PSL हो रहा था, वहां पर हमें फ़लस्तीन का झंडा जो है वो लहराने की इजाज़त नहीं थी। जनाब इस्लामाबाद के अंदर फ़लस्तीन का झंडा लहराया गया, उस पर जनाब उन्होंने जो है वो बैन कर दिया, वो उस पर पाबंदी लगा दी। ये जनाब हमारी सूरत हाल है। तो अब पाक फौज जो है वो क्या कर रही है, यानी कि अब दफ्तर खारजा तो इस सूरत हाल को टैकल करने में नाकाम हो गया, हमारी वो स्टेटमेंट नहीं है। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब दायर है, वो सऊदी अरब का दौरा भी करके आए, वो पहले भी मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा कर रहे थे, दायरा उनके पास इस वक्त स्ट्रॉन्ग रिलेशंस भी हैं और फिर ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं उनके। और फिर दूसरा आपको बताना ही चाहता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल में आर्मी चीफ फ्रंट से लीड कर रहे हैं। उनके जो अपने लोग हैं वो सब काबीना के अंदर मौजूद भी हैं, मोहसिन नकवी हों, मोहम्मद औरंगज़ेब हों, फैसल वाडा साहब हों या फिर अनवर काकड़ साहब हों। और फिर ये जब दफ्तर खारजा उस तरह से मौसर काम नहीं कर रहा तो पाक फौज हमेशा से हमारी वज़ारत खारजा को देखती है, बड़ी करीबी से देखती है, हमारी एजेंसीज उसको देखती है और ये स्टेट मिलकर एक पॉलिसी बनाती है और दफ्तर खारजा उसको जो है वो जारी करते हैं। तो अब जनाब खबर ये है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसानी वो 22 अप्रैल को वफद के हमरा पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब इसमें शहबाज शरीफ की ये हमारे दफ्तर खारजा की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कामयाबी है और पाक फौज की कामयाबी है। और ईरानी सदर के दौरे में पाक ईरान गैस पाइपलाइन और मुमकिन आज़ाद तजारती समझौते पर भी अहम तरीन नुकात पर जो है बातचीत होगी। जो हमारे सफारती ज़राए हैं वो हम इस खबर की जनाब तस्दीक कर रहे हैं और ईरानी सदर अपने पाकिस्तानी हममनसब आसिफ अली ज़रदारी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तो ये जो है वो ईरानी सदर के इस्लामाबाद में आसिफ अली ज़रदारी के साथ बाज़ाब्ता मुलाकात और मुज़ाकरात भी होंगे। ज़रदारी साहब के ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं और ज़राए का ये कहना है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो ईरानी सदर के हममनसब डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम रईसी की इज़ात में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का भी इत्तमाम करेंगे और इस मौके पर ईरानी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी और हो सकता है कि उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात हो जाए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और पाकिस्तान अपने मोमेंट्स को डिफाइन कर रहा है और सारी कौम जो है उस पाक फौज की जानिब देख रही है, क्योंकि हमें इस हुकूमत से कोई जो है वो ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हमें नहीं है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग का अपना लाजमी ख्याल रखना। अल्लाह ने के मान, पाकिस्तान जिंदाबाद।